और कॉल्ड इज कॉल्ड पार्टिसिपल। ठीक है, तो वो वर्ब जो क्या कहते हैं एडजेक्टिव की तरह एक्ट करे उन्हें बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल। ठीक है, ये देखो कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी जो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह। क्या मतलब है? एग्जांपल लेते हैं, द ब्रॉन्ज आइडल ऑफ अ डांसिंग गर्ल was found during excavations in the Indus Valley. ठीक है, the bronze idol of a dancing girl was found during excavations in the Indus Valley. Excavation क्या होता है? खुदाई के दौरान। ठीक है, तो खुदाई के दौरान इंडस वैली में एक मूर्ति मिली थी डांसिंग गर्ल की। अब देखो जरा यहाँ वर्ब प्लस आईएनजी लिखा है। वैसे वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब हमारा क्या होता है? कुछ काम हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, कॉन्टिन्यू जब बात करते हैं किसी चीज की। लेकिन यहाँ पे जब मूर्ति निकाली तब फिर डांस कर रही थी वो? नहीं, वो उस फॉर्म में थी। ठीक है, तो यहाँ पे उस आइडल की, ब्रॉन्ज आइडल की या फिर इस गर्ल की, उस आइडल की जो एक विशेषता बताएंगे यहाँ पे, एडजेक्टिव उसके साथ ऐड किया जा रहा है, एक मीनिंग उसके साथ में ऐड किया जा रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या था, वो डांसिंग फॉर्म में थी। आ रहा है समझ में? तो वर्ब प्लस आईएनजी जो नाउन की जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है उसे बोलते हैं हम लोग पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम एक और चीज देखा था, हम लोगों ने, याद होगा आपको, जिराल्ड, हम लोगों ने तीन पढ़े थे, नॉन फाइंड वर्ब्स की मैंने कैटेगरी बताई थी। तो मैंने आपसे कहा था हम इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, पार्टिसिपल पढ़ेंगे और जिराल्ड पढ़ेंगे। तो जिराल्ड भी क्या होता है? वर्ब प्लस आईएनजी होता है, वो नाउन की तरह काम करता है। हम बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो जरा, जब हम ऐसे बोलते हैं ड्रिंकिंग वाटर, जैसे वाटर बोले के ऊपर लगा होता है ना कहीं पे इस तरीके से एक मतलब के रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा होता है ड्रिंकिंग वाटर, पानी के जहाँ पीने का पानी लगा होता है वहाँ पे। तो ये ड्रिंकिंग क्या है यहाँ पे? ये पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, वाटर की क्वालिटी बताया, कैसा पानी? पीने वाला पानी। तो जैसे हम बोलते हैं कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, वो सब क्या होते हैं? एडजेक्टिव तो होते हैं। ठंडा पानी, गर्म पानी जब बोलते हैं हम लोग, तो हॉट वहाँ पे क्या एडजेक्टिव है, तो वाटर की मीनिंग को कुछ ऐड कर रहे हैं। वैसे ही वाटर के साथ हम ड्रिंकिंग लगा रहे हैं। ड्रिंकिंग क्या है? आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, मैं पानी पी रहा हूँ। मेरे मैं पानी पी नहीं रहा, पानी की क्वालिटी बताई जा रही है वर्ब की हेल्प से। पीने लायक पानी, पीने लायक पानी, पीने का पानी। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। आया समझ में? ठीक है, वैसे हम लोग लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? यहाँ हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करेंगे उसकी। ठीक है, जैसे tired farmer stopped to rest under the tree. कैसा फार्मर? थका हुआ। जब हम बोलते हैं आई वॉज टायर्ड, तो ये पास्ट, आपका पास्ट वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस नाउन की, नाउन से पहले लगा रहे हो, नाउन से पहले जो आ रहा है उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, कैसा फार्मर? थका हुआ फार्मर। ठीक है, तो ये हमारा वजह, जब भी इस तरीके से कुछ लिखा जाता है तो वो हमारा क्या लगता है? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, नेक्स्ट में रहता परफेक्ट पार्टिसिपल।
का सीन होता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं हैव की फॉर्म, परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हैव आता है, हैज हैव हैड के लिए यूज करते हैं। और परफेक्ट टेंस हमेशा बता रहा होता है कि कोई भी काम कंप्लीट हो गया है। ऐसे होता है ना, परफेक्ट टेंस को लोग यूज करते हैं तो ये काम होने के बाद ऐसा हुआ, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं काम कर चुका हूँ, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, मैं काम कर चुका था, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं काम कर चुका हूँगा। इस सेंस में यूज करते हैं इसे। इसमें ये होता है हैविंग रेस्टेड, having rested, they continued their journey। आराम करने के बाद उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखा। तो इसमें हमेशा क्या आता है, इस तरीके से क्या आता है, having प्लस V3, है ना, having प्लस V3। तो इसमें हमेशा इस तरीके से पता चलता है कि एक काम हो गया उसका दूसरा, जैसे having taken the gun, he shot the tiger। जैसे गन उठा के he shot the tiger, ठीक है। तो देखो यार, ये हमें पता है एक्टिव वॉइस में हम लोग यूज करते हैं, दिस इज फॉर एक्टिव वॉइस। पैसिव में क्या हुआ इसका स्ट्रक्चर, पैसिव में होता है हैविंग बीन प्लस V3 या फिर बीन प्लस V3, या तो आप हैविंग बीन प्लस V3 लिखोगे या फिर बीन प्लस V3, ठीक है। एग्जांपल लिखिए। यस सर, ये समझ में आया, ये समझ में आया ना, ठीक है। एक चीज और देखो जरा, ये मैं भी बाद में बताऊंगा। और हर एक पार्टिसिपल में जब भी हम यूज करते हैं उसके लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होता है। सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऐसा होता है कि जब भी आप किसी चीज के लिए, अब देखो काम एडजेक्टिव की तरह कर रहे हैं, ठीक है, एडजेक्टिव के लिए सब्जेक्ट चाहिए होता है, क्वालिफाई करने के लिए नाउन चाहिए होता है, और वर्ब के लिए भी चाहिए होता है सब्जेक्ट, है ना। मतलब अंदर से तो काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का, लेकिन अंदर से तो वर्ब ही है ये। वर्ब के लिए आपको पता है सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर में लगता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था हमने, ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ ड्रिंकिंग मारा गया था, पार्टिसिपल था, एडजेक्टिव था। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो पूरी बात ये कह रहे होते हैं ना, हैविंग रेस्टेड, केवल हैविंग से तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। जब हम पूरी बात बोलते हैं हैविंग टेकन द गन, क्या करने के बाद, ये करने के बाद, इसे बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब है कि पूरा ही क्वालिटी बता रहा होता है, ठीक है। अभी किसके बारे में कही गई वाली बात, टाइगर को शूट किया था ना, टाइगर को शूट किया था, लेकिन हैविंग टेकन द गन, गन किसने ली, ही, जो भी इंसान ये ही रहा है उसने। जैसे ये हैविंग रेस्टेड, किसने किया आराम, तो अगर ये एडजेक्टिव फ्रेज है, अगर ये एडजेक्टिव है पूरा, तो ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, ये नियरेस्ट सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। हैविंग रेस्टेड दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, हैविंग टेकन द गन ही शॉट द टाइगर, तो जो नियरेस्ट होगा उसे क्वालिफाई करेगा, ठीक है। आगे बढ़, अब देखो जरा सेंटेंस बता दो उसको कैसे उसके लिए।
The leader having been killed, the followers ran away. क्या मतलब होगा इसका? लीडर के मरने के बाद उसके फॉलोअर्स भाग गए, है ना, उसके फॉलोअर्स भाग गए। मैंने कहा या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसे? और लीडर बीइंग यस, द लीडर being killed, the followers ran away. ठीक है, ये हो गया हमारा पार्टिसिपल का यूज है। देखो having been killed, having plus b3, ये b plus b3, तो these are equivalent, एक ही मीनिंग है दोनों का। ठीक है, इसे हम केवल अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्प से लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यानी इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? आफ्टर द लीडर had been killed, the followers ran away. ये समझ में आएगा क्या मैंने? यहाँ पे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपल्स का यूज कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके देखा है बार कि लीडर के मारे जाने के बाद फॉलोअर्स उसके भाग गए। यहाँ पे भी हमने उसी की दूसरी फॉर्म लिखी जो हमने भी बताई थी अभी। यहाँ पे क्या किया हमने, केवल पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके, सिंपल सेंटेंस। मतलब अगर हम पार्टिसिपल यूज ना करें और इसी बात को टेंस की मदद से बोलें तो कैसे बोलेंगे? आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड, हैड इसलिए क्योंकि पहले ये काम हुआ होगा, उसके बाद अगला काम हुआ, दोनों पास्ट के काम है। तो जो पहले दिखाया जाता है, जो पहले हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं लोग? पास्ट परफेक्ट की हेल्प से लिखते हैं। तो आफ्टर द लीडर हैड बीन किल्ड, द फॉलोअर्स आ गया समझ में? तो दिस इज क्या कहते हैं आपका पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव में जब हम लोग लिखते हैं परफेक्ट टेंस को, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या मतलब हुआ? बरसात के दिनों में थोड़ी बारिश होने लगी, बारिश वाला दिन था, ऐसे हो सकते हो। बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि दिन तो रेनी वाला था, तो ये तो है ही है। हाँ, तो आई डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। एक और सेंटेंस देता हूँ, बीइंग अ नाइस पर्सन आई डिसाइडेड टू हेल्प यू। क्या होगा? अच्छा इंसान होने के नाते, अच्छा इंसान था होने की वजह से, अच्छा इंसान होने के नाते, अगर सही हिंदी में बोले ऐसे बोला था ना, तो अच्छा इंसान होने के नाते मैंने डिसाइड किया कि उसकी हेल्प करूंगा। अच्छा इंसान कौन है यहाँ पे? मैं वो मैंने भी एक एडजेक्टिवल फ्रेज वाली चीज बताई थी, मैं अच्छा फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट, मेरे सब्जेक्ट। यहाँ पे अच्छा इंसान कौन है? यहाँ पे रेनी डे कौन है? यहाँ पे कौन है वो रेनी डे? आई होगा, जबकि लॉजिकली कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। ठीक है, तो ये होता है सेंटेंस गलत है यहाँ पे सुनने में। अब ऐसा होता है हम लोग इसे पढ़ते हैं, मतलब तो समझ में आ जाता है क्योंकि हमारी लॉजिक समझने की आदत है। हम समझ लिया अच्छा बारिश का दिन था तो हमने सोचा आराम करें, चलो ठीक है। लेकिन एक्चुअल में रूल के साथ देखा है तो ये नियरेस्ट सब्जेक्ट ये आ रहा है, यानी कि ये गलत हो रहा है कुछ यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ स्टार्टिंग में लगा देते हैं इस इट का मतलब होता है द डे। इट एक्चुअली प्रोनाउन है इसके लिए, इसका मतलब होगा द डे बीइंग अ रेनी डे। अब दो बार डे तो बोलेंगे नहीं हम लोग, तो इसमें हम क्या करते हैं, इट लगा देते हैं। तो इट बीइंग अ रेनी डे, अब श्योर है हम दिन की बात करें क्योंकि वो दिन रेनी था। आई डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स। अब जैसे ये सेंटेंस है, इसमें अगर मैं बोलना चाह रहा हूं आई डिसाइडेड टू हेल्प यू, अगर मैं बोलना है क्योंकि वो अच्छा इंसान था तो मैंने सोचा उसकी हेल्प करूं, क्या करूंगा मैं? ये है ना वो तीसरा आदमी जिसकी हेल्प करना चाह रहा हूं, थर्ड पर्सन, ठीक है, हिम। तो क्या करूंगा, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा,
He being a nice He being a nice person, I decided to help him. अब हमारी पूरी मर्जी है, पहले यहाँ पे तो पहले वाला सेंटेंस भी सही था, ये वाला भी सही है, बस डिपेंड करता है बोलना क्या चाह रहे हैं. अगर आप उस पर्सन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो अच्छा इंसान था, you put he here, he being a nice person, I decided to help him. ठीक है, और अगर मैं खुद को मानता हूँ तो मैं ऐसे रहने दूंगा. ये टोटली सेंटेंस पे डिपेंड करेगा. लेकिन ये वाला क्या है, ये हमें इस तरीके से सही करना पड़ेगा. समझ में आ गया? और एक है, देखो जैसे क्वेश्चन कैसे मिलेगा, और walking through the field, a snake bit him. ये उसी तरह walking through the field एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया. मैंने अपने पार्टिसिपल को लगाया, पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल जो पूरी बात के साथ बता रहा है. चलते फील्ड में चलते समय या फील्ड में जाते हुए इतना सांप ने काट लिया. उसको सांप ने काट लिया. ठीक है, अब लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या करें, सांप ने चलते हुए उसको काट लिया. सांप फील्ड से चलते हुए जा रहा था, उसे काट लिया. ठीक है, कोई अच्छाधारी हो तो बात अलग है. इंसान की तरह चलता हुआ जा रहा है, वरना आपको समझ लॉजिकली पता है स्नेक के लिए इस तरीके से नहीं बोलते. स्नेक वॉकिंग थोड़ी बोलेंगे उसके लिए. तो हमें पता है ये किसके लिए बोला जा रहा है, इसके लिए. तो हम इसमें क्या बोलते हैं, while he was. हमें बस अगर एरर लगाना है तो हम एरर लगाएंगे इस वाले पार्ट में. ठीक है, या फिर सेंटेंस में ऐसा आ जाएगा, मान लो पूरा ऐसे ही सेंटेंस ऐसे है, मान लो while walking through the field a snake bit him. तो हम क्या करेंगे हमें, while he was walking through the field a snake bit him. ठीक है, ऐसे देखो जरा. चलते हुए उसने देखा मरे हुए चीते को. While walking through the field, he saw a dead tiger. इसमें क्या होगा? सही है ना? यस, सुंदर. क्योंकि इसमें हमने ये बात बोली है और ये बात एकदम सही बोली जो इस पर्सन के लिए बोली गई है. बस ये तो आराम से आप किसी भी सेंटेंस में देख के डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या क्या जाना चाहिए. ऐसा कुछ है तो आप देख लो, यार गलत दिखाई गई है, ऐसे बोला जाएगा. ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट अगर आगे चाहिए तो आपको जरूरत है तो आगे लगाओ, और एरर उसमें होगा, और अगर सही बात कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, कोई एरर नहीं. क्वेश्चन आराम से समझ में आता है. ओके, without taking proper care, the tortoise could not have Insect. received a bullet इस समय आता है कि क्या एरर हुआ. डॉक्टर ने प्रॉपर केयर नहीं की थी, इसलिए गोली लगी थी उसकी छाती में. प्रॉपर केयर नहीं. नहीं सेंटेंस पढ़ो शुरू से. Without taking proper care, the doctor would not have been saved this Could patient. could Could, sir. Could
not have been saved this patient who received a bullet injury in the chest. विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर, बिना अच्छी केयर लिए डॉक्टर्स उसे बचा नहीं सकते थे, ये बोला जा रहा है, मतलब बचा दिया अच्छा ये विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर। ये तो वैसे ही हो गया ना हमारा टेकिंग वाली फॉर्म लगा के यानी आईएनजी लगा के हम लोग पूरा एडजेक्टिव फ्रेज डॉक्टर की बात चल रही। कुड नॉट हैव बीन सेव्ड, डॉक्टर कुड नॉट हैव बीन सेव्ड का क्या मतलब हुआ? डॉक्टर्स को बचाया नहीं जा सकता था, बोलना क्या है मैं, डॉक्टर बचा नहीं सकते थे उसको। हाँ ठीक है, यहाँ से गलत है। बीन हटेगा अपर देर को, डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड। देखो दोस्त, they have been saved, क्या मतलब हुआ? They have been saved by us, उन्हें बचा लिया गया है हमारे द्वारा, या उन्हें बचा लिया गया है। इसका एक्टिव क्या होगा? एक्टिव वॉइस में बी नहीं आता, पैसिव में आता है। जब एक्शन यहाँ पे डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर बचाने की बात कर रहे हैं, तो बी नहीं आएगा। यहाँ ऐसे हो सकता था, द पेशेंट कुड नॉट हैव बीन सेव्ड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, द पेशेंट कुड नॉट हैव बीन सेव्ड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता था, ऐसी कोई चीज बोली जा सकती है। लेकिन जब पता है कि डॉक्टर बचा रहे हैं, डॉक्टर को थोड़ी बचाना है, डॉक्टर तो काम कर रहे हैं, तो वो चीज ऐसे में नहीं जाएगी, एक्टिव में रहेगी। मेरी बात ऐसे बोली जाएगी, द डॉक्टर हैव सेव्ड देम, ऐसा कुछ, जैसे वी हैव सेव्ड देम, दे हैव बीन सेव्ड बाय अस, तो यहाँ पे इनके द्वारा बचाया गया। और जब डॉक्टर काम कर रहे हैं तो ज्यादा यूज किया जाएगा, वी हैव सेव्ड देम, द डॉक्टर्स कुड नॉट हैव सेव्ड, यानी बीन नहीं लगेगा। बेसिकली बात ये बीन नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, who received a bullet injury in the chest, बुलेट से गिर गया था, गोली लगी, मुझे लगा बुलेट लगी। नहीं यार बुलेट ही लगी होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग। नो, हमने क्या ये उस वाली ये परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं ना हम, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हमारा मतलब क्या है बोलने का, कि सन के राइज होने के बाद तो हैव तो नहीं आएगा, हैविंग तो सही है, आईएनजी तो लगना ही लगना है। परफेक्ट पार्टिसिपल में आईएनजी लगाया है ना हैव में। अब एक बात बताओ, सूर्य के उगने के बाद या सूर्य के उगाए जाने के बाद? उगने के है ना, हमने थोड़ी कुछ करा उसके लिए, अपने आप को हमने थोड़ी उठाया पर अभी चला जाएगा सूर्य, तो क्या होगा? अभी तो बताया, सूर्य जब खुद उदय हो रहा है
वो हमने थोड़ी करवाया उसे, हाँ तो खुद हो रहा है वो वाली चीज जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे, वहां पे बीन हट हट जाएगा। द सन हैविंग रिजन, हैविंग बीन रिजन, हैविंग बीन रिजन का मतलब हुआ ये काम करने के बाद, किसी और के द्वारा ये काम होने के बाद, तो किसी ने ये काम नहीं किया, ठीक है, ऐसा कुछ होता द सन हैविंग बीन रिजन बाय गॉड, ऐसा कुछ बात अलग थी, ठीक है, तो हम बीन यूज नहीं करेंगे, सन हैविंग बीन रिजन द फॉग डिसअपीयर्ड। नेक्स्ट देखो, having deserted by his master, deserted मतलब क्या करो, डांट देना ही, छोड़ देना, खाली मतलब डिजर्टिंग बोलते हैं तो अबंडन कर देना, ठीक है, किसी को मतलब त्याग देना टाइप का, ठीक है, तो वो ना कि डॉग्स को कई बार लोग छोड़ आते हैं बाहर, ऐसा वाला कि भी ठीक है भी नहीं चाहिए वैसा, तो हैविंग डिजर्टेड बाय हिज मास्टर, उनके उसके द्वारा डॉग के लिए बोला गया ना, डॉग बिकेम सैड, डॉग को छोड़ दिया गया, तो हैविंग डिजर्टेड बाय हिज मास्टर नहीं, हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हिज मास्टर, उनके द्वारा ये काम किया गया, समझ आ गया, उसका जस्ट उल्टा ही वाला, उसमें ये काम खुद हो रहा था, इसमें काम खुद नहीं हो रहा है, इसमें मास्टर ने ये काम किया है, हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हिज मास्टर, मास्टर के इसमें ये डॉग ने काम नहीं किया, देखो मास्टर ने, हाँ ये काम डॉग ने नहीं किया, एक डॉग पे किया गया मास्टर के द्वारा, डॉग थोड़ी छोड़ा, डॉग ने थोड़ी छोड़ा खुद को, तो हैविंग बीन डिजर्टेड बाय हिज मास्टर द डॉग बिकेम सैड, उनके द्वारा छोड़े जाने पर डॉग सैड हो गया। देखो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट ये लिखा है, हैविंग रीजन इस वाले का मतलब सब्जेक्ट ये लिखा है इस वाले वर्ब का, यहाँ पे इसका सब्जेक्ट क्या है, द डॉग, ठीक है, और डॉग के बारे में बात कही जा रही है, सही। इसमें देखो, अब ये हमने देखा था, इसके साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस हर एक चीज में होता है, हमने पढ़ा था कि हर एक जैसे जो आईएनजी यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है, तब हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लगना चाहिए सही, जो सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है सही सेंस में, प्रॉपर सेंस में, ठीक है। अब लिखेंगे सम पार्टिसिपल्स आर, द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस से इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कंसीडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, concerning, regarding, viewing, broadly speaking, ठीक है। क्या मतलब इसका, अभी तक हम लोग देखा था कि जैसे मैं लिखता हूँ considering the case I took
करता है, ये पूरे सेंटेंस को अलग तरीके से क्वालिफाई कर रहा होता है, मतलब ये बात कुछ अलग ही सेंस में कर रहा है। केस को कंसीडर करके मैंने वो डिसीजन लिया, आई टुक दैट डिसीजन, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पे हम लोग ये एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर रहे हैं तो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, ये एक्चुअली पूरी बात के बारे में कहा जा रहा है, किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं, पूरे सेंटेंस के लिए बोल दिया। यानी कि अगर मैं सेम ये चीज लिख के यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, दैट डिसीजन वाज टेकन, ठीक है। अब मैंने इसे मूव कर दिया, यहाँ पे क्या दैट डिसीजन लिख दिया मैंने, तब भी सेंटेंस सही रहा। तो वैसे ही जजिंग द केस, जजिंग द, बाय जजिंग वी कैन से दैट, ऐसा कुछ भी लिखो तो वहाँ पे सब कुछ सही तरीके से काम करेगा। क्लास में थोड़ी देर बोल सकते हो। ओके, कंसीडरिंग दैट द केस आई टुक दैट डिसीजन। कंसीडरिंग का मतलब क्या होता है, उसको ध्यान में रखकर, उसको कंसीडर करके मैंने वो डिसीजन लिया, या उस केस को ध्यान में रख के वो डिसीजन लिया गया। बाय में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय में मतलब मेरे द्वारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका पैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले हमने देखा था किसी से फर्क पड़ रहा है, लेकिन इन सारी चीजों में फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यार ये सारे वर्ड्स जानते जानते ही, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, व्यूइंग मतलब किसी को देखना, व्यूइंग द केस बोल सकते थे हम लोग, व्यूइंग द केस भी बोल सकते थे, कंसीडरिंग द केस वैसे व्यूइंग द केस, जजिंग बोल सकते थे, ठीक है। रेफरिंग भी बोल सकते थे, रेफरिंग द केस, हाँ, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग कब बोलते हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग क्या मतलब होता है इसका, सर चौड़ चौड़े तरीके से चौड़े बोल के। ब्रॉडली स्पीकिंग इज लाइक, जैसे लोग बोलते हैं किसी से भाई मोटे तौर पे बात करें तो होता है ब्रॉडली स्पीकिंग, ठीक है। यानी बड़ी पिक्चर है, अगर हम किसी की बड़ी पिक्चर ले मोटे तौर पे बात करें होता है ब्रॉडली पिक्चर। चलिए, तो ये हो गए हमारे पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चंस देखेंगे इसमें हम लोग और तो और से कर लेंगे। प्लस आएंगे functions like a noun is called gerund, ठीक है। वो प्लस आएंगे जो फंक्शन करता है नाउन की तरह, उसे gerund बोलते हैं। जैसे स्मोकिंग इज injurious to health, ठीक है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कुछ ही बोलते हो। देखो ये क्या करता है, नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। कर रहा है नाउन की तरह काम, पता चल रहा है। जैसे हम एप्पल नाउन होता है ना, इसलिए हम एप्पल लिखते हैं, स्विमिंग हटा के एप्पल लिखते हैं यहाँ पे, तो तब भी सेंटेंस सही रहेगा ना, यानी कि हम इसे रिप्लेस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी नाउन की तरह ही काम कर रहा है। दिस इज आल्सो नाउन, ठीक है। तो वर्ब प्लस आईएनजी जो फंक्शन कर रहा है नाउन की तरह, उसे बोलते हैं हम लोग gerund। देखो स्विमिंग पूल अगर मैं बोलूंगा, वहां पर स्विमिंग क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। कौन सा पूल, स्विमिंग पूल। यहाँ हम कैसे बोल रहे हैं, स्विमिंग करना हेल्थ के लिए अच्छा है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउन यानी कि gerund।
Smoking is injurious for health. मेरे लगता है। कौन ऐसा? इंजन से टू आता है ऐसे। देखो हर एक वर्ब के साथ में हम लोग प्रपोजिशन अलग यूज करते हैं ठीक है बहुत सारे वर्ब के साथ में प्रपोजिशन क्या है ना प्रपोजिशन इज लाइक ये हर एक वर्ड का रूल जैसा है वो कि हाँ यार इसके साथ ये प्रपोजिशन ही लगाया जाएगा ठीक है तो वो साइड ऑफ रूल्स हमें याद रखने होते हैं और वो लोग हम वो चीज़ें हम रीडिंग करके याद रखते हैं ठीक है बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिन्हें हम एक्सप्लेनेशन से समझ में आते हैं रूल्स के थ्रू बहुत सारे वर्ब्स या बहुत सारे प्रपोजिशन ऐसे होते हैं जैसे सरफेस के ऊपर कुछ रखा है तो ऑन बोलते हैं हम लोग कुछ ठीक है देयर इज On the अ surface. क्लॉक ऑन द वॉल बुक ऑन द टेबल ये चीज़ हम समझना चाहते हैं समझ लेते हैं ठीक है लेकिन अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना ये इंजरीज टू हेल्थ तो भी क्या है ये इसमें साथ में याद करते रहना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जितने वर्ड्स होंगे उतने ही उसके साथ प्रपोजिशन चेंज होते हुए रहते हैं इट इज़ गुड फॉर हेल्थ इट इज़ समथिंग लाइक दैट ठीक है तो बहुत सारे हैं इस तरीके के वर्ड्स जैसे हम लोग बोलते हैं मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ कैसे बोला जाएगा I am disappointed with you ठीक है बहुत सारी चीज़ समझ आती है ना with you actually I am disappointed in you बोला जाता है सर ज्यादातर सुना होगा वीडियो ज़्यादातर लोग गलत भी बोलते हैं ना ठीक है गलती हाँ बस जल्दी बिकॉज बोलने वाला लेकिन मैंने ज़्यादातर आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू सुना है अगर इस तरीके से देखो तो नॉर्मली लोग तो वैल्यू बोलते हैं चाहे जो बोलते हैं मुझे नहीं पता हाँ लेकिन जैसे अगर करेक्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं तो मैंने सुना है आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू ठीक है और इट वाज स्ट्रॉन्ग क्योंकि हमारी आदत होता है क्या है हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे के लिए मैं लगता है कि विद इज द राइट ऑप्शन ये यूज किया जाए ठीक है लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड इन यू अब क्या होगा तुमने सुन लिया आज अगले बार तुमसे करेक्ट यूज करोगे करेक्ट लिखोगे प्रीपोजिशन ऐसे तैयार करे जाते हैं कि हमने एक बार पढ़ा हम उसे याद रखेंगे अगली बार करेक्ट यूज करेंगे हाँ ठीक है क्योंकि एक्सप्लेन कहाँ से किया जाएगा इसको कि क्यों इन आ रहा है क्यों टू आ रहा है इस टाइप की चीजें कुछ चीज़ों का होता है एक्सप्लेनेशन होता हर चीज़ का है ठीक है लेकिन ये है कि जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं जैसे कुछ चीज़ें होती हैं आई सजेस्टेड टू हिम I suggested him. क्या डिफरेंस है? I suggested to him. I suggested him. मैंने उसे सलाह दी आई सजेस्टेड और आई सजेस्टेड कि मैंने उस सलाह नहीं पहले वाले का मतलब तो यही है कि मैंने उसे सलाह दी आई सजेस्टेड टू हिम ठीक है आई सजेस्टेड हिम क्या होता है जैसे मैं तुमसे कहूँ यार मेरे को एक कोई बढ़िया किताब सजेस्ट करो ठीक है तुम कहोगे आई वुड सजेस्ट दिस बुक सजेस्ट के बाद तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे बोलोगे आई वुड सजेस्ट कोई भी एडवांस रीजनिंग कुछ भी लिखा हुआ है ठीक है मैं कहूँगा एबीसी खरीद दो आई वुड सजेस्ट एबीसी एबीसी आती है ना वैसे उसकी किसी सेंस की एबीसी रिजल्ट होता है ठीक है तो आई वुड सजेस्ट एबीसी तो सजेस्ट के बाद आई सजेस्टेड एबीसी ठीक है तो मैंने एक चीज सजेस्ट करी मैंने सलाह दी सीधे कि मैंने ये कहा ये ले लो रिकमेंड किया एक तरीके से तो सजेस्ट के बाद जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाते हो उसका मतलब होता है तुम उस इंसान को सजेस्ट कर रहे हो एक चीज सजेस्ट करो मैं एक पेन सजेस्ट करूँ तो टीचर ने सजेस्ट सलाह दे दी और किसी को एक्चुअल में सलाह दे रहा एडवाइस तो टू हिम ठीक है जैसे तुमसे कहूँ मेरे को एक इस काम के लिए कोई बंदा चाहिए सजेस्ट करना तो तुम कहोगे आई सजेस्टेड हिम मैंने अपने दोस्त को सजेस्ट किया है आई हैव सजेस्टेड माय फ्रेंड तो ये सारी चीज़ें ऐसी हम लोग यूज़ जितना करेंगे उतना हमें आता रहता है जैसे सम वर्ड्स बोल सकते हो या सम एक्सप्रेशंस बोल सकते हो और ऑलवेज फॉलोड बाय चिरण कुछ ऐसे होते हैं जिनके बाद भी झड़ भी लगता है जैसे used to, custom to,
with a view to work can't stand etc. ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं इनके साथ में जेवनली आता है, जैसे I am used to waking up early in the morning. यानी कि हम लोग यूज टू के साथ ये भी लिख सकते हैं, जहां पे दिखा रहा हो टू शो प्रेजेंट हैबिट। यूज टू हैबिट दिखाते हैं तो पता है सबको, ठीक है। अगर मैं इसी को पास्ट में लिखता तो क्या होता, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन मैंने क्या लिखा है, आई एम यूज टू वेकिंग अप। अगर आपको प्रेजेंट की हैबिट दिखानी हो, इसकी हेल्प से कब होगा, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी सुबह को जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे भी क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, atmosphere climate कुछ यूज, they are accustomed to working in this atmosphere। accustomed to का मतलब भी क्या होता है, आदत पड़ जाना, किसी की चीज की आदत है ना, तो they are accustomed to working in this atmosphere। उन लोग कैसे एटमॉस्फेयर में काम करने की आदत है। कांटेल का मतलब होता है कोई चीज हो वो अलग हो गया, आई कांट हेल्प यू, सॉरी, वो अलग चीज है। कांटेल होता है कोई चीज जो आपके बस में ना रहे। जैसे कौन सा काम तुमको करना बहुत पसंद है, कूदना, जंप, राइड। देखो आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब होगा मैं खुद को क्रिकेट खेलने से रोक ही नहीं पाता। आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट, या जो मन करे जो तुम करते हो, ठीक है। आई कांट हेल्प जंपिंग, ओके, आई कांट हेल्प प्लेइंग क्रिकेट। कांट स्टैंड, फिर से इसका मतलब ये नहीं कि मैं खड़ा नहीं सकता, ठीक है। आई एम टायर्ड, आई कांट स्टैंड, ऐसा नहीं है। आई कांट स्टैंड का मतलब होता है कोई चीज बर्दाश्त न कर पाना, ठीक है। तो आई कांट स्टैंड हिज वॉइस, उसकी आवाज भी नहीं सुनी जाती, ठीक है। तो कुछ लिखो, आई कांट स्टैंड, No, I can't stand avoiding you. I can't stand avoiding you. अवॉइडिंग यू, मतलब नहीं इसका, नहीं कर सकता स्टैंड तो अवॉइड With you. ऐसा होता है ना कि खुद ही अवॉइड कर रहे हो, खुद ही बोल रहे हो, ठीक है। I can't stand stuck in traffic. I can't stand stuck in traffic. Stuck in लिख सकते हो, being stuck लिख सकते हो, वही बात रहेगी being stuck में भी आएगी आगे। I can't stand stuck in traffic.
विद द व्यू टू का मतलब लिखो, विद द व्यू टू का मतलब होता है विद द इंटेंशन टू, इस इच्छा के साथ है, इस उम्मीद के साथ। विद द व्यू टू का मतलब होता है विद द इंटेंशन और विद द होप, ये मतलब होता है विद द व्यू टू का। It came with a view to or intention. ऐसे जैसे ही स्टडीइंग हार्ड विद अ व्यू टू गोइंग गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू अब्रॉड, गोइंग अब्रॉड। हाँ, he is studying hard with a view to going to university. He is studying hard with a view to going to university. He is studying hard. With a view to, he is studying hard with a view to going to university. ठीक है, कि वो वहाँ जाने की इच्छा से बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। और बताओ, लुकिंग फॉरवर्ड टू, किसी इंतजार हाँ लगभग जैसे बोलते हैं लोग लेटर, जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं, लेटर में लिखते हैं आशा करता हूँ आपसे रिप्लाई की उम्मीद जल्दी होगी, या मतलब उम्मीद करता हूँ आपसे रिप्लाई जल्दी मिलेगा या जल्दी मिलेगी आशा में, ऐसा कुछ। मोस्टली हम लोग जब वो लिखते हैं एप्लीकेशन टाइप की या फिर जॉब के लिए लेटर लिखते हैं, तो उसमें लास्ट में इस तरीके की लाइन लिखते हैं, आशा करता हूँ जल्दी रिप्लाई करेंगे ऐसा। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, या फिर मिलने की मैं कोशिश करूँ जल्दी मिलेंगे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। I am looking forward to meeting you. आगे समझ में? एग्जाम्पल देखे दो। क्या मतलब बता देगा? गरीबों की मदद करते हुए देखते हुए जो हमें अच्छा लगता है, देखते हो, करते हो। करते हुए। I like John helping the poor। देखो ing फॉर्म का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। तुम इसमें क्या कहना चाह रहे हो? मुझे जॉन का गरीबों को काम हेल्प करना पसंद है, ये मतलब है यहाँ पे। गरीबों की मदद करना पसंद है। यहाँ पे डायरेक्ट सीधा मतलब क्या होगा? I like John, मुझे जॉन पसंद है, बात करता हूँ। लेकिन मुझे ये तो बोलना है साथ में, तुम्हें क्या पसंद है उसके अंदर? क्यों गरीबों की हेल्प करता है, ये चीज़ पसंद है। जॉन का गरीबों की हेल्प करना, अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं ना लोग उसके लिए। I like John's helping the poor। Next देखो, John's father doesn't like him going to the movie late at night।
father doesn't like him. John's father doesn't like him. इसका मतलब क्या होगा? जॉन के पिताजी उसे पसंद नहीं करते. पसंद नहीं करते. बात ही खत्म, वो तो किसी भी टाइम पे वो. ठीक है. लेकिन एक्चुअली वो क्या बोल रहे हैं? जॉन के पिताजी क्या नहीं पसंद करते? उसका गोइंग टू द मूवी लेट एट नाइट. ऐसा नहीं कि जॉन को पसंद करते होंगे. उसका एक काम नहीं पसंद है कि वो रात को देर रात तक वो पिक्चर देखता है. उसका लाइक्स नहीं उसका ठीक है. ठीक है. John's father doesn't like his going to the movie late at night. जैसे यहाँ पे अगर मुझे बोलना होता मुझे तुम्हारा गरीबों की हेल्प करना पसंद है तो मैं बोलूँगा I like तुम्हारा गरीबों को पसंद है. कैसे बोलेंगे? I like yours नहीं your helping the poor. अब जरा एक चीज बताओ. मैंने एक बार ये बताया था कि your के बाद अगला शब्द हमेशा नाउन आता है. बताया नहीं बताया? बताया था. प्रोनाउंस में पढ़ाता हूँ मुझे. जैसे my हो गया, our हो गया, your हो गया. इनके बाद अगला वर्ड क्या आता है हमेशा? नाउन आता है. your के बाद अगला वर्ड क्या आ रहा है? नाउन. यानी कि जिरेंट. मैंने ये बताया था अपॉस्ट्रोफी एस जब भी लगाते हो किसी के साथ अगला शब्द हमेशा नाउन आता है. जॉन्स हेल्पिंग. ठीक है. वैसे हिज के साथ भी सर आपको मार्क्स